everyone, I'm Shivani Solanki and I welcome you all to the PW Law वाला YouTube channel जहाँ पे क्लैट एस्पिरेंट्स के लिए चल रहा है लास्ट मोमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर आए हुए एक्सपेक्टेड पैसेजेस जो कि एग्जाम को भी देखने में मिल सकते हैं, एग्जाम में भी आपको ये टॉपिक्स देखने को मिल सकते हैं स्टूडेंट्स। एंड हम लोग हर मंथ के स्टूडेंट्स क्वेश्चंस और पैसेजेस आपके सामने लेके आ रहे हैं। सो मैं आपको ऑलरेडी स्टूडेंट्स डिस्क्लेमर दे चुकी हूँ बैचेस में भी कि ये जो पैसेजेस रहने वाले हैं ये कतई इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और ये सारे पैसेजेस आपको क्लैट टेस्ट सीरीज में भी देखने को मिल रहे हैं। क्लैट टेस्ट सीरीज 1.0 जो ऑलरेडी लॉन्च कर दी गई है वो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रहने वाली है स्टूडेंट्स, वो मॉक्स जरूर करके जाना। मैं कह रही हूँ पैसेजेस भी सॉल्व करके जाना। सो दीज ऑल पैसेजेस आर बेस्ड ऑन ऑल दोस लीगल न्यूज दैट वर देयर इन प्रीवियस मंथ्स। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन विद द सेशन एंड सी कि कौन कौन से पैसेजेस हमारे पास है, कौन कौन सी करंट लीगल न्यूज हमारे पास है और किस तरीके से पैसेज उस पर फॉर्मुलेट किया जा सकता है, कौन सा लॉ वहां पे कनेक्ट किया जा सकता है। एंड फर्स्ट पैसेज जैसे कि आई कैन सी इट डील्स विद पॉक्सो। किससे डील करता है स्टूडेंट्स? पॉक्सो से डील करता है और ये मैं आपको ऑलरेडी बैच में बता चुकी हूँ, बी इट योर अचीवर बैच, राइजर बैच और बूस्टर बैच, की पॉक्सो एक्ट हो गया है, डीवी एक्ट हो गया है एंड पॉश एक्ट हो गया है स्टूडेंट्स। ये तीनों ही पीडब्ल्यू लॉ वाला यूट्यूब चैनल, इसी चैनल पे स्टूडेंट्स इसका वन शॉट मैंने करवा रखा है। डू गो एंड वॉच ऑल दोस सेशंस। इक्वली इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि ये सारे ही सब्जेक्ट्स जो है स्टूडेंट्स अभी बहुत चर्चा में रह रहे हैं। इनके रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे डिसीजन दिए हैं, तो थोड़ा बहुत आपको हिंट पहले से पता होगा तो इट विल बी इजी फॉर यू एंड द थिंग्स विल वेरी मच you will find things to be very familiar to you जब आपके सामने वो पैसेज आएगा। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट पैसेज जो कहता है व्हेन अ penal provision uses its phraseology shall not be less than। जब वर्ड यूज करते हैं shall not be less than तो इसका मीनिंग क्या है देखो। इट सेज स्टूडेंट्स shall not less than the court cannot do offense to the section and impose a lesser punishment। shall not be less than मतलब मिनिमम जब पनिशमेंट दे दी है तो कोर्ट इससे कम तो दे ही नहीं सकते हैं। Courts are powerless to do that unless there is a specific statutory provision enabling the court to impose a lesser punishment. However, we find no such provision in POCSO Act. This observation was made by Supreme Court in relation to a man committing sexual offense on a 10-year-old girl. The accused had inserted his penis in the mouth of the victim and discharged semen. The trial court had sentenced the accused to rigorous imprisonment for 10 years for the offence punishable under Section 6 of POCSO Act and directed to pay a fine of rupees 5,000. Also imposed rigorous punishment for 7 years for the offence under 377, which deals with unnatural offences. For the offence punishable under 506, he was sentenced to undergo rigorous imprisonment of 1 year. So let's see कि legal provision यहाँ पे क्या apply किया गया था। Partly allowing this appeal, the Allahabad High Court held that he was guilty of the offence of penetrative sexual assault. Penetrative sexual assault under section number 4 of POCSO Act क्या कहता है स्टूडेंट? ऐसा sexual assault where anything is being penetrated into women's mouth, that is child's, that is female or male's mouth हो गया, vagina हो गया। Sexual assault punishable under section 4 of POCSO and not the offense of aggravated penetrative sexual assault। इसी का aggravated form किस में दे रखा है स्टूडेंट? सेक्शन नंबर 6 में दे रखा है, which is done by such a person in such a manner which is more cruel and which is more aggravated। Therefore, his sentence for offense punishable under POCSO was brought down to imprisonment for 7 years and fine for rupees 5,000। ठीक है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या किया स्टूडेंट्स, जहां पे पहले इसको स्टूडेंट्स कितने टाइम तक के लिए पनिशमेंट दे दी गई थी? इसको 7 इयर्स के लिए पनिशमेंट दे दी गई थी। ही वॉज डायरेक्टेड टू, सॉरी, पनिशमेंट इसको कितनी दे दी गई थी? 10 इयर्स के लिए दे दी गई थी। अब यहाँ पे इसको क्या कर दिया गया स्टूडेंट्स? अब यहाँ पे इसको पनिशमेंट 7 इयर्स एंड 5,000 रुपीज के लिए दे दिया गया था क्योंकि माना गया था कि उसका जो ऑफेंस है वो सेक्शन 4 में ना कि सेक्शन 6 में है। सुप्रीम कोर्ट हाउएवर रिबक्ड द हाई कोर्ट citing clause A of section 3 which reads penetrative sexual assault, a person is served to commit a penetrative sexual assault if it penetrates his penis to an extent into the vagina, mouth, urethra, anus of the child and makes the child do with him or other person। Remember students, achievers batch के students जब हमने section number 375 and 376 पढ़ा था तो हमने ये अच्छे से डील किया था स्टूडेंट्स दैट व्हाट आर द स्पेशल सर्कमस्टांसेस ऑफ स्पेशल अक्यूज, स्पेशल विक्टिम हो गया, स्पेशल सर्कमस्टांसेस हो गया, स्पेशल रिजल्ट्स हो चुके हैं, स्पेशल सिचुएशंस हो चुकी है। The ways of committing the rape which is considered as a crime under IPC। तो वैसा के वैसा element somewhere you will get to see in POCSO also। Further, section 2A of POCSO Act provides that aggravated penetrative sexual assault has the same meaning as assigned in section number 5। Therefore, we come under section number 5 which defines aggravated penetrative sexual assault क्या होता है। तो 3 और 5 के बारे में इन्होंने पढ़ा।
3 की पनिशमेंट बेटा 4 में है, 5 की पनिशमेंट 6 में है। 3 बोलता है कि पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट क्या होता है, 5 बोलता है कि एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट क्या होता है। 3 के पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट की पनिशमेंट मिलती है सेक्शन 4 में, 5 के एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट की पनिशमेंट मिलती है 6 में। Clause M of the section reads, aggravated penetrative sexual assault, whoever commit penetrative sexual assault on a child below 12 years, वो automatically aggravated हो जाती है। Lastly, the Supreme Court referred to section 6, which provides punishment for aggravated penetrative sexual assault. Whoever commits such APSA shall be punished for rigorous imprisonment, which shall not be less than 10 years, but which may extend to life imprisonment. तो minimum बोल दिया ना, which shall not be का मतलब क्या होता है, minimum 10 years हो गया, and may extend to मतलब क्या कि कोर्ट की मर्जी है, मैक्सिमम चाहे तो लाइफ imprisonment हो सकता है, साथ में फाइन दे सकते हैं। The bench finally resorted to the original court's decision. Now we have to solve these questions, students. Question number 1 क्या कहता है आपको? Question 1 कहता है students, based on the above passage, which of the following can be inferred? Penetrative sexual assault on a child of 10 years of age shall be punished under section number 4. क्या 10 years दे रखा था? नहीं दे रखा था 10 years. Penetrative sexual assault on a child of 10 years of age shall be punished under your section number 4. Penetrative sexual assault on a child of 10 years of age shall be classified as same as aggravated penetrative sexual assault. Option number C, penetrative sexual assault on a child of 10 years of age shall be classified as aggravated penetrative assault. So basically वहां तो उन्होंने 12 years लिखा है, 12 years लिखा ना बेटा, देखो they have mentioned it as 12 years. ये देखो below 12 years. तो एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट में क्या आएगा, वो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट जो कि 12 इयर्स के बिलो किया है, तो वो ऑटोमेटिकली एग्रीवेटेड बन जाएगा। बेटा पीएसए अगर 12 के बिलो किया किसी के साथ तो वो ऑटोमेटिकली एग्रीवेटेड पीएसए बन जाएगा। अगर ये 12 अबव होती तो ये सिर्फ पीएसए होता, लेकिन क्योंकि वो 12 बिलो है तो एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट हो गया। सो दैट इज द एप्रोप्रिएट थिंग। Penetrative sexual assault on a child below 10 years or of 10 years automatically will be classified as aggravated penetrative sexual assault. इन्होंने ऑप्शन नंबर डी बोलता है रेप, नहीं, इट इज अ काइंड ऑफ रेप, बट पॉक्सो उसको एक घातक तरीके का ऑफेंस मानता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following courts in the above case formulated similar opinion regarding the conviction of an accused? कौन से कोर्ट ने सिमिलर ऐसा बताया था स्टूडेंट्स? Which of the following courts in above case formulated the similar opinion? It was a Supreme Court and trial court. Yes or no? Supreme Court and trial court. Section number 42 of POXO क्या कहता है? Where an act or omission constitutes an offence punishable under this act. POXO में भी offence माना जा रहा है उसको, and also under any other law for time being in force. दूसरे other law के अंदर भी अगर उसको offence माना जाता है तो, notwithstanding anything contained in law for time being enforced, the offender found guilty of such offence shall be punished only under such law as provides the punishment for a greater in degree. कहने का तात्पर्य यह है बेटा 42 का पॉक्सो ये कहता है कि अगर पॉक्सो के अंदर भी ऑफेंस है, वो पर्टिकुलर ऑफेंस या कोई अदर लॉ के अंदर भी उसको ऑफेंस माना गया, फॉर दैट मैटर आईपीसी मान लो, तो आप दोनों में से उस लॉ के अंदर उसको पनिशमेंट दोगे जिसमें की पनिशमेंट ज्यादा है, जिसमें की पनिशमेंट क्या है, ज्यादा है। What shall be the punishment for the accused in the light of the above section? कहाँ पे पनिशमेंट मिलेगी? पॉक्सो में देंगे क्योंकि पॉक्सो में पनिशमेंट ज्यादा है बेटा। Rigorous imprisonment for 7 years, rigorous imprisonment for 10 years of the offence punishable under section 6 of the POXO, which gives punishment for the aggravated penetrative sexual assault. Punishment for 7 years with the fine? No बेटा, right option will be B. Comparison करो, सब में किससे ज्यादा? ऑप्शन नंबर बी में ज्यादा है। Is it clear? चलो, moving on to next question, students. It says, can a court lower the minimum prescribed punishment for the accused if it convicts a person under section number 6 but finds circumstances and evidences mitigating the degree of accusation? क्या मिनिमम पनिशमेंट से भी कम उसको पनिशमेंट दे सकते हैं? नहीं, यही तो त्रुटि थी जो उन्होंने बोला, जो इंटरप्रिटेशन फ्रेजोलॉजी जिसके बारे में बात की गई थी, बोला शैल नॉट बी लेस देन, भले ही कोई भी सिचुएशन हो, लेकिन जहां वर्ड आ गया शैल नॉट बी लेस देन दिस पनिशमेंट, उस प्रोवाइडेड पनिशमेंट से कम में आप पनिशमेंट दे ही नहीं सकते, नो मैटर व्हाट द सिचुएशन इज, वेदर द कोर्ट वांट टू मिटिगेट द इफेक्ट और नॉट। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेक्शन नंबर 6? किसकी पनिशमेंट देता है? ये पनिशमेंट देता है सेक्शन नंबर 5 की। सेक्शन नंबर 3 क्या बोलता है? पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, इसकी पनिशमेंट 4 में मिलती है। 5 क्या बोलता है? एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, पनिशमेंट कहां दे रखी है? 6 में दे रखी है। इट डिफाइंस एंड डिस्क्राइब्स aggravated penetrative sexual assault? No.
gives the punishment for section number 3? No, क्योंकि section number 3 की punishment section number 4 में defines the punishment of for the offense done under section number 5. Clear है? चलो स्टूडेंट्स, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पैसेज. नेक्स्ट पैसेज किसकी बात करता है ये देखते हैं. इट सेज सेक्शन नंबर 438 ऑफ सीआरपीसी डील्स विद एंटीसिपेटरी बेल. एंटीसिपेटरी बेल क्या होता है स्टूडेंट्स? अग्रिम जमानत, जो कि आपको अरेस्ट होने से पहले ही मिल जाती है इफ यू आर अंडर एन एप्रीहेंशन कि आपके अगेंस्ट कोई भी नॉन बेलेबल ऑफेंस का चार्ज लग सकता है. वेयर बेल इज नॉट द मैटर ऑफ राइट बट बेल बिकम्स द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट. While it is extremely important to protect the personal liberty of a person, it is equally incumbent to analyze the seriousness of the offense and determine if there is a need for custodial interrogation. The bench of Justice Suryakant and C.T. Ravi Kumar said, in this case, the Punjab and Haryana High Court had granted a bail to some accused against whom FIR was lodged under Section 406, 420, 467, 468, 471, 120B of IPC. They were accused of forging documents for transferring ownership of land worth crore rupees. इन लोगों को यहाँ पे हाई कोर्ट, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने स्टूडेंट्स क्या कर दिया? बेल दे दी थी. ओके. In appeal, the apex court bench noted that the allegation raised against the accused are serious. अपेक्स कोर्ट बेटा सुप्रीम कोर्ट ने बोला जो एलिगेशन लगाए गए वो बहुत सीरियस है भाई साहब. And observe the relief of anticipatory bail is aimed at safeguarding the individual rights. हम एंटिसिपेटरी बेल तो सिर्फ तब देते हैं जब हमें लग रहा है कि कोई निर्दोष व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया जाएगा बिना कोई वैलिड प्रूफ के, बिना कोई सीरियस एलिगेशन के. उस केस में हम इंडिविजुअल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए उसे एंटिसिपेटरी बेल अरेस्ट होने से पहले दे देते हैं. While it serves as a crucial tool to prevent the misuse of the power of arrest and protects innocent individual from harassment, it also presents challenges in maintaining a delicate balance between individual rights and interest of justice. तो बहुत मुश्किल होता है बेटा जजेस के लिए डिसाइड करना कि कौन से केस में एंटिसिपेटरी बेल दे या नहीं दे. अगर किसी पर्सन को लग रहा है कि उसके अगेंस्ट रेप के चार्जेस लग जाएंगे, हर सिचुएशन में नहीं मिल सकती एंटिसिपेटरी बेल. व्हाट इफ सच में उसने ऑफेंस किया और उस ऑफेंस से बचने के लिए, उस अरेस्ट को इवेड करने के लिए वो एंटिसिपेटरी बेल के लिए जा रहा है, नहीं देगा कोर्ट उसको एंटिसिपेटरी बेल. ओके. The tightrope we must walk lies in striking a balance between safeguarding interest, that is individual right, and protecting the public interest. Safeguarding individual right में तो 438 में बेल मिल जाएगी. Protecting public interest, जब public interest की बात आ जाए तो वो ऐसी बेल ग्रांट नहीं करेंगे. While the right to liberty and presumption of innocence are vital, the court must also consider the gravity of the offense. At the same time, हमें यही देखना है कि जो पर्सन आ रहा है कोर्ट के पास एंटिसिपेटरी बेल लेने के लिए, उसके अगेंस्ट कितने ज्यादा घातक या कितने ज्यादा एग्रीवेटेड या मोर ग्रेविटी वाला ऑफेंस का चार्जेस लगने की उम्मीद है. द इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी, अगर वो पर्सन रिलीज हो गया तो क्या सोसाइटी पर इम्पैक्ट होगा, और रिलीज नहीं किया गया तो उस पर्सन पर इंडिविजुअली क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है. एंड द नीड फॉर द फेयर एंड फ्री इन्वेस्टिगेशन, द कोर्ट्स डिस्क्रिशन इन वेइंग दीज इंटरेस्ट, वेइंग मतलब बैलेंसिंग, लिफ्टिंग, ओके, in the facts and the circumstances of each individual case becomes a crucial to ensure the just outcome. तो भाई ये जुडिशरी के ऊपर एक बहुत बड़ा मुद्दा रहता है, बहुत मैं कहूं तो एक जिम्मेदारी वाला काम है. The court stated that the land scams not only cause financial loss but also disrupt developmental projects, erode public trust and impede socio-economic progress. So Supreme Court ने बोला कि जब हम बात land scam की करते हैं ना तो बहुत बड़ी चीज होती है. The facts of the case speaks for themselves. Facts खुद बता रहे हैं भाई, जालसाजी की है, फर्जी सिग्नेचर की है. And an element of criminality cannot be ruled out at this stage. आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं इस मामले में क्रिमिनलिटी नहीं है और इस एलिमेंट को आप रिमूव कर दे. No, the element of criminality is visible at the face of it. Prima facie visible है. The court added while setting aside the high court order. मतलब bail denied. सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के ग्रांटिंग ऑफ बेल को कैंसिल कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने उन सबकी एंटिसिपेटरी बेल को मना कर दिया. फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन इन द पैसेज? व्हाट इज द मेन पॉइंट द ऑथर इज ट्राइंग टू एड्रेस इन द पैसेज? क्या कहना चाह रहा है? क्या उन्होंने ये बोला कि पर्सनल लिबर्टी इज इंपॉर्टेंट बट द कोर्ट मस्ट आल्सो कंसीडर द ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस एंड इट्स इंपैक्ट ऑन द सोसाइटी? पार्शियली करेक्ट. आगे बढ़ते. Personal liberty is subject to the discretion of the court and the provision in which the accused is convicted. Land scam causes not only financial loss but also disrupt development project, public trust and impede socio-economic progress. What is anticipatory bail and how
डज इट इंटरेक्ट विद द लैंड स्कैम केसेस, ये इनका असली मुद्दा नहीं था। मेजर जो इनका क्या एड्रेस करना चाह रहे थे स्टूडेंट्स, क्या एड्रेस करना चाह रहे थे? देखो, पर्सनल लिबर्टी इंपॉर्टेंट है, बट कोर्ट मस्ट ऑल्सो कंसिडर द ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी। मेजरली देखो, ये तो केस के पॉइंट ऑफ व्यू से बोला, लेकिन उस केस में जो एंटिसिपेटरी बेल का जिक्र किया है उसका समरी क्या निकालना चाहते हैं, उसमें क्या ऑब्जेक्टिव छुपा हुआ है। तो कोर्ट ने बोला कि इंडिविजुअल राइट्स इंपॉर्टेंट है, पर्सनल राइट्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन कोर्ट को ये भी देखना है कि उस पर्टिकुलर पर्सन ने या इंडिविजुअल ने किस हद तक का ऑफेंस किया है। अगर बहुत गजब का ऑफेंस किया है तो हम उसको बेल नहीं देंगे, और अगर उसको बेल देते हैं तो उसका सोसाइटी पर इंपैक्ट क्या होगा। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लॉज 1 of 438 of CRPC states that when any person has a reason to believe that he may be arrested on an accusation of having committed a non-bailable offense, he may apply to the High Court or Court of Session. So 438 कौन सी सिचुएशन में मिलता है स्टूडेंट्स, जब आपके अगेंस्ट नॉन बेलेबल ऑफेंस का एप्रीहेंशन है कि लग जाएगा आपके अगेंस्ट ऐसे चार्जेस, प्लस आप अप्लाई कहाँ कर सकते हो, हाई कोर्ट में जा सकते हो या कोर्ट ऑफ सेशन में जा सकते हो ऐसी एंटीसिपेटरी बेल लेने के लिए। And that the court may direct that in the event of such arrest, he shall be released on bail. Jesse Redman is an accused of drug trafficking by the local authorities and he has reasonable ground to believe that he may be arrested. He reaches his local district court to seek the anticipatory bail. Will his plea be entertained? क्या इसकी प्ली एंटरटेन की जाएगी स्टूडेंट्स? देखो, ऑफेंस देखो, ड्रग ट्रैफिकिंग कर रहा है, क्या ये सोशो इकोनॉमिक ऑफेंस नहीं है, सोसाइटी के अगेंस्ट ऑफेंस नहीं है? क्या इसको बेल मिलेगी? यस, नो, ड्रग ट्रैफिकिंग इज नॉट अ सीरियस ऑफेंस, कतई गलत। यस, ड्रग ट्रैफिकिंग इज अ नॉन बेलेबल ऑफेंस। अच्छा, उसको बेल मिल जाएगी क्योंकि वो नॉन बेलेबल ऑफेंस है। अरे, जब नॉन बेलेबल ऑफेंस होता है तो बेल नहीं मिलती है। सो राइट ऑप्शन इज नो, उसको बेल नहीं मिलेगी स्टूडेंट्स। Okay, moving on to question number 4, it says what article corresponds to the opinion delivered by the court in the above passage? कौन सा आर्टिकल स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं, यहाँ पे बात की जा रही है जब उन्होंने उन्होंने बोला स्टूडेंट्स कि हम पर्सनल राइट की, इंडिविजुअल राइट की बात करें, मतलब पर्सनल लिबर्टी की बात करें, दैट इज आर्टिकल नंबर 21। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मैक्सिम हैव बीन यूज्ड इन द अबव पैसेज? रेस इप्सा लिक्टर, दैट इज द थिंग स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। बिल्कुल, जैसा ऑफेंस करोगे वो ऑफेंस, या मैं कहूं वो पर्टिकुलर जो ऑफेंडर है उसका हिस्ट्री देख के, उसके अगेंस्ट कितने ऑफेंसेस पहले से एलिज किए गए, ये सब देख के हम या तो बेल ग्रांट करेंगे या नहीं करेंगे एंटिसिपेटरी। कॉर्पस डेलिक्ट, अ क्राइम मस्ट बी प्रूव्ड टू हैव अकर्ड बिफोर अ पर्सन कैन बी कन्विक्टेड ऑफ कमिटिंग दैट क्राइम। Inter alia things among itself, justitia nemini negida est, justice is to be denied to nobody. So major maxim that is involved over here is res ipsa loquitur, that is thing speaks for itself, चीजें अपने आप के लिए बोलती है, और अगर कोई पर्सन बेल लेने के लिए आ रहा है तो ऑटोमेटिकली उसकी सिचुएशन देखी जाएगी। ओके, चलो स्टूडेंट्स, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पैसेज। नेक्स्ट पैसेज किसकी बात कर रहा है? ये बात कर रहा है PIL की, दैट इज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। वेरी ब्यूटीफुल पैसेज। PIL stands for public interest litigation. It is a legal remedy that allows individual to or organization to file a petition in a court of law for the prosecution of public interest in case where the violation of the legal rights or neglect of a legal duty results in harm to public or to section of it. PIL is an important tool for ensuring that the court can step into to protect the rights of the disadvantaged and marginalized, even if those individuals or the group are not directly involved in the लीगल प्रोसीडिंग्स। तो PIL क्या है? PIL एक ऐसा हथियार है स्टूडेंट्स जो कि अगर कोई पर्सन कोर्ट नहीं जा पा रहा है बट देयर इज अ राइट विद रिस्पेक्ट टू पब्लिक इंटरेस्ट, देन इन दैट केस कोई भी पर्सन स्टूडेंट्स उनके बिहाफ पे पब्लिक इंटरेस्ट फाइल कर सकते हैं, प्रोवाइडेड उसका कोई पर्सनल इंटरेस्ट वहां पे नहीं होना चाहिए। इंक्लूजन ऑफ अ लैंग्वेज अंडर द 8th schedule is not something we can issue a mandamus on, that this is the policy function. Why only in Rajasthan? Why not other languages? It's only on the constitutional functionaries to decide. Move the central government, move to the central government. Some things in democratic polity are answerable by political executive. This is a classic example of that. The above statement was made by CJI DY Chandrachud in a PIL seeking the inclusion of Rajasthani language in the 8th schedule of the Indian Constitution. तो बेटा जो 8th शेड्यूल में लैंग्वेजेस है, राजस्थानी स्टिल नॉट कंसिडर्ड एज ऑफिशियल लैंग्वेज, और मैं कहूँ तो स्टेट लैंग्वेज ऑफ राजस्थान। सो फॉर दैट एक PIL दायर की गई है कि आप राजस्थानी लैंग्वेज को क्यों नहीं एक स्टेट लैंग्वेज बना देते। सो दीज वर द थिंग्स दैट वाज सेड बाय CJ Chandrachud. Upon the hearing's commencement,
the bench expressed its hesitance towards entertaining the petition. Chief Justice of India D.Y. Chandrachud clarified that the court lacks the authority to mandate the inclusion. कि हमारे पास authority नहीं है. This is the authority of the central government. ये legislature का काम है कि वो किसी language को include करना चाहती है नहीं करना चाहती है. The 8th schedule, which acknowledges all officially recognized language, presently recognizes only 22 languages. The Council for the Union at this juncture highlighted that the Supreme Court had already declined a similar relief in the case of Kanhaiya Lal Sethia and Union and Another's versus Union of India 1977 की same request हमने previously उस case में decline कर दी है. Advocate Singh argued that the Kanhaiya Lal Sethia judgment raised different question of law and claimed that the central government's policy also was in the favor and that the issue had been pending for more than 70 years. However, Supreme Court remained disinclined to the relief to grant the relief to the petitioner. Supreme Court ने clearly मना कर दिया कि sorry, we are not going to entertain this matter of language. In Kanhaiya Lal case, the court stated to include or not to include a particular language in the 8th schedule is a policy matter of the union. यूनियन डिसाइड करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, लेजिस्लेचर डिसाइड करेगा. जनरली स्पीकिंग द कोर्ट डू नॉट इन एक्सरसाइज ऑफ देयर पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इंटरफेयर इन अ पॉलिसी मैटर ऑफ द स्टेट unless the policy so formulated either violates the mandate of the constitution or any statutory provision. देखो, generally speaking court तब तक exercise नहीं करता है. Court do not in exercise of the judicial power interfere in the policy matters of the state unless and until policy जो बनाई गई है वो ऐसी है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करे या स्टैट्यूटरी प्रोविजंस को वायलेट करे या फिर अदरवाइज वो मैलिफाइड इंटेंशंस के साथ बनाई गई है, बैड फेथ के साथ बनाई गई है. नो सच इन्फर्मिटी इज प्रेजेंट इन द इंस्टेंट केस. तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला ऐसी तो कोई चीज है ही नहीं अभी प्रेजेंट इस केस में. अगर राजस्थानी लैंग्वेज को ऑफिशियल या मैं कहूँ स्टेट लैंग्वेज में इंक्लूड नहीं की जा रही तो ऐसा कोई चीज है नहीं. सो फॉर दैट मैटर वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन entertaining this matter in the Supreme Court. The petitioner is not vested with any fundamental right to compel the Union of the India. petitioner का कोई फंडामेंटल राइट नहीं बनता है कि वो यूनियन ऑफ इंडिया को कंपेल करे कि आपको भी फंडामेंटल राइट नहीं है यहाँ पे टू ब्रिंग फॉर्थ अ पर्टिकुलर लेजिस्लेशन और टू एक्सरसाइज इट्स डिस्क्रिशन in the parliament in a particular matter. It is thus not open to the petitioner to seek a direction to the यूनियन ऑफ इंडिया. इसलिए पेटिशनर सुप्रीम कोर्ट में नहीं आ सकता ये बोलने के लिए कि आप यूनियन को डायरेक्ट कीजिए कि हमारी राजस्थानी लैंग्वेज को आप क्या करें 8th शेड्यूल में डालें. टू स्पॉन्सर अ प्राइवेट मेंबर्स बिल टू बी इंट्रोड्यूस्ड ऑन दिस सब्जेक्ट. तो हम ये नहीं बोल सकते. ठीक है, चलिए. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट वाज द रीजनिंग given by the bench in refusing to entertain the PIL. क्या रीजनिंग दी गई थी स्टूडेंट्स? It is the duty of the union to decide what constitutes in the 8th schedule. Absolutely ये बोला गया था. It is difficult to interpret what constitutes an integral language to include in 8th schedule and what shall be excluded. ये भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि क्या इंक्लूडेड होगा क्या एक्सक्लूडेड होगा. सुप्रीम कोर्ट lacks the power under writ jurisdiction to include the languages. Absolutely. So all of these options are absolutely correct. Moving on to next question, students. It says, what similar concurring opinion was there stated by bench in the present case and in Kanhaiya Lal case? Kanhaiya Lal case में क्या बोला गया था? The matter of inclusion or exclusion of the language in the 8th schedule is union's prerogative. Union का मामला है ना? The court do not exercise their jurisdiction in the matter not pertaining to judicial review. क्या ये भी बोला गया था? The petitioner does not have right to compel the union to include the language in the 8th schedule. अब देखो ये ऑप्शंस आपको बहुत सिमिलर दिख रहे हैं लेकिन कौन सी चीज कन्हैया लाल के केस में मेजरली बोली गई. तो एक बार कन्हैया लाल का केस हम वापस से देख लेते हैं. सी व्हाट कन्हैया लाल केस इज सेइंग. कहां गया कन्हैया लाल का केस? हमारा ऑप्शन में पैसेज में we had Kanhaiya. Okay. In Kanhaiya Lal case, the court said to exclude or include in a particular language, it is a policy matter of union, right? Court के पास कोई right नहीं बनता. Do not, in the exercise of their judicial review, interfere in the policy matters unless policy ऐसा कुछ क्या करती हो students? Fundamental rights को violate करती हो. And petitioner के पास ये कोई fundamental right नहीं है कि वो union को compel कर सकता है. और ये सारे ऑप्शंस इसमें दे रखे हैं. What similar concurring opinion were stated by the bench in the present case and in Kanhaiya Lal case? The matter
इंक्लूजन और एक्सक्लूजन ऑफ द लैंग्वेज इज अ यूनियन प्रेरोगेटिव? क्या यूनियन के पास प्रेरोगेटिव रिट होती है? क्या यूनियन के पास मैं कहूं तो क्या ये राइट बनता है? एब्सोल्युटली ये उन्हीं के पास राइट बनता है, क्लियर बोला है कि उनके पास राइट बनता है। एंड ये जो दो चीजें हैं बेटा, ये सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली एक्सक्लूसिवली कन्हैया लाल के केस में बोली गई थी, और ये वाली चीज हमारे कन्हैया लाल के केस में एंड प्रेजेंट केस दोनों में बोली गई थी। सो फॉर दैट मैटर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। Moving on to next question, question number 3, जो कि क्या बोलता है स्टूडेंट्स? It says that if a similar PIL is filed in the High Court of India, but this time pertaining to the exclusion of high courts of India, okay, high courts, different high courts of India, pertaining to the inclusion of English in the 8th schedule, will PIL be admitted? क्या PIL admit होगी अगर हम ये बोले कि इंग्लिश को उस लैंग्वेज में, दैट इज 8th schedule में इंक्लूड करो? नहीं होगी। No, as English is already the 8th schedule. Yes, High Court have broader power apart from the writ jurisdiction. No, as High Court inherently have lower powers than Supreme Court in constitutional matters, and beta English to be made a language of judiciary, High Court or Supreme Court is in constitution में दे रखा जहाँ पे exclusive power Supreme Court को है। Further, it is the union's prerogative to adjudicate matters pertaining to the exclusion or inclusion of the language. So right option is C. यहाँ पे right किसका बनता है स्टूडेंट्स? ये right चाहे इंग्लिश हो गया या कुछ भी हो गया, ये सारा आपका right बनता है हमारे यूनियन का with respect to the language. What was the present petition a PIL in its nature? What was the present petition a PIL in its nature? Sorry, why was the petition, why was the present petition a PIL? क्यों ये PIL के नेचर में थी? Because the case concerns the matter of general public importance, right? Because the case are political in nature. क्या political nature का था? नहीं. Because the case, because the matter concerns the constitution of India. Constitution का कोई आर्टिकल वगैरह थोड़ी चैलेंज किया गया था, क्योंकि उनको लग रहा था जनरल पब्लिक इंपॉर्टेंस का है, इसलिए हमें लगता है कि हमारी लैंग्वेज को यहाँ पे आप दर्जा दीजिए। what can be understood by the term mandamus in the passage? मैंडेमस का यहाँ पे मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? कोई ऑर्डर दिया जाता है, मैंडेमस मींस बी कमांड। इट रेफर्स टू अ टाइप ऑफ ऑर्डर एक्सरसाइज्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। आगे पढ़ते, इट इज अ पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अंडर द रिट ज्यूरिसडिक्शन टू एडजुडिकेट ऑन द मैटर्स एंड गिव कमांड्स। क्या सुप्रीम कोर्ट के पास ही एक्सक्लूसिव, देखो पावर तो है, ठीक है, टू एडजुडिकेट ऑन मैटर्स एंड गिव कमांड्स। इट रेफर्स टू एन ऑर्डर थ्रू विच एन अमेंडमेंट कैन बी मेड। अमेंडमेंट नहीं बन सकता स्टूडेंट्स, ठीक है, तो दोनों ऑप्शन को पढ़ते हैं। इट रेफर्स टू अ टाइप ऑफ ऑर्डर एक्सरसाइज बाय सुप्रीम कोर्ट। इट इज अ पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट वेयर रिट ज्यूरिसडिक्शन, अंडर रिट ज्यूरिसडिक्शन टू एडजुडिकेट ऑन मैटर्स एंड गिव कमांड्स। यस एब्सोल्युटली। सो बोथ ए एंड डी, ए एंड बी दोनों ही करेक्ट है स्टूडेंट्स, दोनों ही इस मामले में एब्सोल्युटली क्या हो जाते हैं बेटा? करेक्ट हो जाते हैं। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पैसेज। नेक्स्ट पैसेज हमारे पास स्टूडेंट्स कुछ अलग टॉपिक है, थोड़ा हटके टॉपिक है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स रीड दिस पैसेज और देखते हैं कि ये पैसेज क्या कहने का प्रयास करता है। इट सेज, सुप्रीम कोर्ट ऑन मंडे observed that democracy being an essential feature of constitution and the right to vote being a statutory right, the voter has the right to know about the full background of the candidates. बेटा राइट टू वोट हम सबको है कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत, एंड सबको ये पता होना चाहिए दैट जिस पॉलिटिकल लीडर को या जिस पॉलिटिकल मैं कहूंगी कैंडिडेट को हम वोट देने जा रहे हैं, हम सबका अधिकार है कि हम उसके बारे में जान सकें। द एपेलेट इन दिस केस वाज इलेक्टेड फ्रॉम जहीराबाद in 2019. An election petition was filed challenging his election under section 81 and 84, read with section 101D का ऑप्शन क्लॉज नंबर 1, क्लॉज नंबर 2, क्लॉज नंबर 3 एंड क्लॉज नंबर 4 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 ऑन द ग्राउंड्स ऑफ नॉन डिस्क्लोजर ऑफ द पेंडिंग केसेस अगेंस्ट हिम। उनके इलेक्शन को चैलेंज किया गया था कि आपने जो आपके पेंडिंग केसेस है आपके अगेंस्ट, आपने वो डिस्क्लोज नहीं किए। The appellant filed an application under order number 7, rule 11 of CPC to reject the election petition, but the high court denied it. High court ने deny कर दिया कि सॉरी ऐसा नहीं होगा, ठीक है, क्लियर है। High court believed that there was no compelling reason to reject an election petition and to deem it frivolous based on the facts on the record in the light of the above application. The apex court noted that the appellant did not deny the allegation of the past conviction
एपेक्स कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि appellant did not deny the allegation of the past conviction. उसने बोला हो रखा है. However, they argue that the application should be rejected as no disclosure of any kind was needed since the offense did not come under the classes of offense under section number 33 of the act. तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जो एप्लीकेशन दी गई है यहाँ पे उसको रिजेक्ट कीजिए. ये जो एप्लीकेशन डाली गई है, इलेक्शन पिटीशन डाली गई है, आप उसको क्या कीजिए, आप उसको रिजेक्ट कीजिए, क्योंकि जो ऑफेंसेस इस पर्सन के अगेंस्ट एलिज किए जा रहे हैं वो सेक्शन नंबर 33A ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के क्लासेस ऑफ ऑफेंस में फॉल ही नहीं करता है, जो उसको डिस्क्वालीफाई कर दे उस पर्टिकुलर इलेक्शन से. द इम्पंज्ड ऑर्डर इज premised premised on the reasoning that any material brought on the record by a successful candidate who is a respondent in the election proceeding ipso facto cannot be considered within the framework of order number 7 rule number 11 CPC to reject the plea together. Order number 7 rule number 11 उसमें क्या होता है students, rejection of the plaint होता है. That understanding in this court's opinion is correct. Apex court observed. Supreme Court has clarified that Section 8 pertains to the disqualification of elected candidates who have been convicted of specific offences, जो कि आपके उस particular act में mentioned है. Section 33A mandates that the candidate disclose information about their criminal history. 33A ये बोलता है कि आप specifically बताओ आपके against अगर कोई criminal history है तो. This provision is meant to ensure transparency and enable voters to make informed decision while casting their votes. However, section number 33B, which was inserted by the Representation of People, Third Amendment Act 2002, and allowed candidates to withhold information not required to be disclosed. 33B स्टूडेंट्स जो कि अमेंडमेंट से ऐड किया गया था, उन्होंने अलाउ किया कैंडिडेट्स को कि वो अपनी इंफॉर्मेशन विदहोल्ड कर सकते हैं और डिस्क्लोजर की कोई जरूरत नहीं है. वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया था इन द केस ऑफ पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2003 as per the Supreme Court's observation. The court also referred to the Election Commissioner's guidelines issued on October 10, 2018, which require the disclosure of the pending criminal cases and conviction by the candidates. Clear? Chalo students. So without wasting any time, let's begin with the question. And the first question क्या कहता है students? It says, what can be understood by the phrase right to vote being a statutory right? Right to vote is a statutory right का मतलब क्या है? Right to vote कहाँ मिला हुआ है students? It is a legal right, it is a constitutional right, it is a fundamental right, it is a moral right. Before it being a legal right, it is always considered to be a constitutional right. पहले इसको क्या consider किया जाता है बेटा? सबसे पहले इसको constitutional rights consider किया जाता है, and everything that is given under constitution is legal. Okay, clear है? जो ये phrase दिया गया है, right to vote is a statutory right. It is a constitutional right. Why? Because कौन से statute है? It is the constitution. It is the grand norm which has given it to you. Okay. In which year was the statute enabling non-disclosure of certain details in the candidate of candidates declare unlawful? कौन से ईयर में किया गया था स्टूडेंट्स? 2003. केस का नाम देख ले, कब इसको अनलॉफुल या अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया था? ये देखो केस का नाम 2003. Is it clear? Very simple question. What meaning can be derived from the passage in order in relation to order number 7 rule number 11 of CPC? क्या हम मीनिंग इसमें से डिराइव कर सकते हैं स्टूडेंट्स? इट सेज it allows disposing of petition which is vexatious and inane in nature. Section number 11 order number 7 rule number 11 of CPC ये कहता है कि वो particular petitions जो कि vexatious है, झूठी है, fraudulent है, उसको हम dispose of कर सकते हैं, खारिज कर सकते हैं. Allow disposing of petition which the court deems trifling. No, ऐसी कोई चीज आपके पैसेज में नहीं बोली गई है. It refers to an order of High Court or Supreme Court in relation to the Civil Procedure Code. नहीं, ये भी चीज इस पर्टिकुलर जो प्रोविजन है उसमें नहीं आती है. इट अलाउज डिस्पोजिशन ऑफ पेटिशन वेयर नो सब्सटैंशियल मेंसेरिया कैन बी आइडेंटिफाइड. नो, इन फैक्ट इफ देयर इज अ मैलिफाइड मेंसेरिया तो वो आपकी पेटिशन भी क्या हो जाएगी बेटा? डिस्पोज हो जाएगी. दैट इज उसको खारिज कर दिया जाएगा. ठीक है, क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4 किसकी बात करता है स्टूडेंट्स? इट सेज व्हाट वाज द क्रक्स ऑफ द जजमेंट डिलीवर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट एग्जैक्टली क्या कहना चाहते थे? इन्होंने बोला right to vote is a statutory right and essential to democracy. The voter has right to know the background. That is the reason ना उन्होंने बोला कि please give your information, whatever information is there या whatever past history you have. Enough evidences was not presented by the petitioner to disqualify the petitioner
क्या ये एविडेंसेस की कुछ बात की है पैसेज में? कहीं पर भी इसके बारे में हाईलाइट नहीं किया गया. An eligible candidate must disclose his information and may allow and may withhold ones that are not pertinent to the statute. Must disclose his information and may withhold ones he deems. क्या वो अपनी मर्जी से बताएगा कि कौन सी इंफॉर्मेशन he deems is not pertinent और कौन सी इंफॉर्मेशन is important? No, that was not mentioned clearly. उन्होंने बोला वो ऑफिसर्स जो कि 33A की कैटेगरी में फॉल नहीं करते उनको डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है. तो क्रक्स क्या है? क्रक्स ये है कि जो भी इंफॉर्मेशन आपको पर्टिकुलर लॉ दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट आपको बताने को बोलता है वो इंफॉर्मेशन आपको डिस्क्लोज करनी पड़ेगी बिकॉज एवरी पर्सन हैज द राइट टू वोट एंड इट इज अ स्टैट्यूटरी राइट. इट इज एसेंशियल फॉर डेमोक्रेसी. क्लियर है? चले आगे. चलो आगे चलेंगे स्टूडेंट्स. Kamal Das was a renowned political figure. क्या था? He was a renowned political figure and was a chairman of Federation of Men's Sport, a statutory body formed by the Government of India to regulate the use of performance enhancement drugs and assess the need of the female sporting leagues. कमल दास कौन था? एक renowned political figure था and वो chairman थे Federation of Men's Sport, जो कि क्या है? एक statutory body है जो कि Government of India ने बनाई है. क्यों बनाई है? To regulate the use of performance enhancement drugs and assess the need of male sporting leagues. He was often accused of sexual harassment of women working for the FMS and had been blamed in various times media shows and rallies. Subsequent to this, he decided to contest election. वो election contest करना चाहता था. Will he be needed to disclose the various allegations against him strictly in the light of election commission guidelines? बताओ, सोचो. Option number 1, yes. No, as they are mere allegations. वो कोई pending cases नहीं है. एलिगेशन तो किसी पर भी लग जाएगा, आरोप तो किसी पर भी लग जाएगा ना बेटा, पर केस थोड़ी फाइल किया गया है. एलिगेशन मीडिया ट्रायल तो चल रहा है. यस, एज दीज एलिगेशंस मे बी लेड अप टू ट्रायल. तो इस केस में क्या चल रहा है? इस केस में इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर उसका मीडिया ट्रायल चल रहा है. जगह जगह शोज एंड रैलीज में ये सब कुछ हो रहा है. तो दैट डज नॉट अमाउंट टू फाइलिंग ऑफ केस. दैट इज मियरली एन एलिगेशन. क्लियर? चलो स्टूडेंट्स, मूविंग ऑन टू अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पैसेज. और ये भी किससे डील करता है? ये भी डील करता है हमारे पीआईएल से. पीआईएल से डील करता है. और देखो ये क्वेश्चन क्या बोलता है. अ पीआईएल हैज नॉट बीन डिफाइंड इन इंडियन स्टैट्यूट. इंडिया में स्टूडेंट्स क्या पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन किधर भी डिफाइंड है? ऑब्वियसली नॉट. डिफाइंड नहीं है. ना आपको कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलता है, ना और कोई स्टैट्यूटरी लॉ में देखने को मिलता है. इनफैक्ट मैं ये कहूंगी कि ये जुडिशरी इनिशिएशन है. जुडिशरी के द्वारा एक ऐसा इनिशिएशन लिया गया है जिसके तहत ये कॉन्सेप्ट एक निकाला गया है पीआईएल का. एंड वी ऑल नो कि पीआईएल का कॉन्सेप्ट किसने निकाला है. ठीक है, जब क्लास खत्म हो जाए, जब ये वीडियो आप देख ले, तो उसके बाद से आपका होमवर्क बनेगा कि एग्जैक्टली पीआईएल का कॉन्सेप्ट किसने इनिशिएट किया था, किसने इंडिया में सबसे पहले पीआईएल के बारे में बताया था. ओके. However, courts have interpreted and defined PIL. The Honorable Supreme Court of India has, in the case of Janata Dal versus H.S. Chaudhary, 1993, held that lexically the expression PIL means a legal action started in a court of law for the enforcement of a public and general interest. So always remember students, अगर कोई PIL के लिए जाता है या आप भी PIL के लिए जाना चाहते हो, there should be general importance, general public importance. जब मैं कहूँ तो very general public का interest involve होना चाहिए, ना कि एक individual interest. When a public or a particular class of the public some interest including pecuniary भी हो सकता है. Pecuniary means money matter that affects the legal rights or the liabilities. PILs are considered to be the most effective as well as the most commonly used judicial tool to safeguard the environment to their many advantages, including due not limited to speedy results, nominal court fees, relaxed procedure rules, and wide variety of investigative techniques available in the court like special committees. Clear है? ओके. तो ये एक तरीके के जुडिशियल टूल्स है, मोस्ट इफेक्टिव टूल है जिसमें ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती है. Supreme Court recently dismissed a petition against Anubhav Singh Bassi, a popular stand-up comedian known for his show Baskar Bassi. ठीक है, देखा ही होगा आप सबने, है ना. आपका मैं कहूँ तो एक तरीके का मूड स्टेबलाइजर है जिससे आपका मूड काफी ठीक हो जाता है. ठीक है, क्लियर है? आगे चले. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. The plea was seeking action against him for alleging humiliating lawyers and judicial system during the performance.
तो उनके अगेंस्ट एक PIL दायर किया गया था, दैट जो भी स्टेटमेंट वो यूज कर रहे हैं वो लॉयर्स के अगेंस्ट है। तो एक तरीके का मानहानि का आपको जो है मैटर देखने को मिलेगा। अब सुनो, Justice S.K. Kaul and Sudhanshu Dhulia, who heard the case, were confused about the purpose of the writ petition under Article 32 of the Constitution. Confused हो गया that exactly what is the matter. Article 32 grants Indian citizens right to approach the Supreme Court if they believe that their fundamental rights have been violated. We all know students, writ petition दो आर्टिकल्स की तहत फाइल की जा सकती है, 32 में फाइल की जा सकती है, 226 में, 32 में सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, 226 में हाई कोर्ट जाते हैं हम। यहाँ पे किस में फाइल की गई? सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली फाइल किया, दैट टू अंडर आर्टिकल 32। ड्यूरिंग द हियरिंग, एडवोकेट फरत वर्सी, द petitioner, informed the court that she came across the video on YouTube titled Baskar Bassi, where Anubhav Bassi allegedly demeaned lawyers and the judicial system. However, the bench firmly stated that there are proper channels to address such concern and suggested that the lawyer should focus on the other important matters. तो देखो, बेंच ने ये बोला कि और भी ऐसे बहुत सारे मैटर्स है जिन पे हमारे लॉयर्स को फोकस करना चाहिए। और देखो आगे क्या बोला था, I think there are better things for you people to do, really, remarked Justice Kaul before dismissing the petition. The bench dismissed the public interest litigation and recorded in the order, we will not entertain the petition under Article 32 of the Constitution, dismissed. आगे सुनो, the Delhi High Court in the recent case emphasized the importance of protecting the creative genre of satire, stating that it should be encouraged and safeguarded. The court also recognized that commenting on the content created by social media or TV channel is a facet of the right to speech and expression. In a plea filed by TV Today Network against online news portal News Laundry, the court refused to grant interim relief. ये Delhi High Court का मामला था। Instead, it stressed that every broadcaster has right to provide fair comment on current news, current events, and to offer criticism and review, including the programs created by others. The court deemed it to be public's best interest to allow such commentary. चलो, अब बात करते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 ये कहता है कि यहाँ पे कौन सा आर्टिकल इंक्लूडेड है स्टूडेंट्स? कौन सा आर्टिकल इंक्लूडेड होगा जब हम बात कर रहे हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की? What article defends the right of stand-up comedian and artist from litigation against their genuine content? So comedian के मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था, आर्टिस्ट का मामला कहाँ गया था? हमारे हाई कोर्ट में गया था। कौन सा आर्टिकल है स्टूडेंट्स? आर्टिकल नंबर 14, 15, 22 और 19। 14 किसकी बात करता है? राइट टू इक्वालिटी। 15 भी आपके उसी के मामले में बात करता है। 22 किसकी बात करता है? 15 हालांकि नो डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है। 22 किसकी बात करता है? प्रोटेक्शन ड्यूरिंग द अरेस्ट। 19 किसकी बात करता है? फ्रीडम्स की, राइट टू फ्रीडम। स्पेसिफिकली आपका 19(1)(a) आपको देखने को मिलेंगे, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ओके, नेक्स्ट, what could the decision of the Delhi High Court be used in Supreme Court as a precedent if the petition were to be accepted? Could the decision of the Delhi High Court be used in Supreme Court as a precedent if the petition were to be accepted? अगर वो पेटिशन सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्ट कर लेते तो क्या हम हाई कोर्ट का डिसीजन सुप्रीम कोर्ट में दे सकते थे? यस, दे सकते थे, बट वो बाइंडिंग नहीं होता स्टूडेंट्स। यस, बाइंडिंग नहीं होता। ये देखो, मोस्ट अप्रोप्रिएट सी आ गया, अप्रोप्रिएट खुद सी आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर विल बी सी, यस, फॉर मियरली परसुएसिव वैल्यू एंड नॉट प्रीसीडेंट, क्योंकि हाई कोर्ट का डिसीजन स्टूडेंट्स हम लोग सुप्रीम कोर्ट में बाइंड नहीं करवा सकते। डिसीजन ऑफ द दिल्ली हाई कोर्ट भी यूज इन सुप्रीम कोर्ट आप दे सकते हो सिर्फ उनको पर्सुएट करने के लिए, कन्विंस करने के लिए, बट वो उनके ऊपर बाइंडिंग नहीं होगा। एज अ प्रेसिडेंट केस लॉ उनके ऊपर बाइंडिंग नहीं होने वाला, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट इज सुपीरियर टू देन द हाई कोर्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स क्या कहता है? What was and were the court's objecting opinion leading to rejection of the petition? क्या यहाँ पे कोर्ट का जो मत था when they rejected the petition of Anubhav Singh Bassi? First they said court failed to understand how the petition was pertinent to Article 32 and fundamental rights. ये confusion थी उनको समझ नहीं आई ये 32 में कैसे आता है। Court believed that there were alternative means, ये भी बोला था कि alternative means है, उल्टा ये भी बोला था courts advocates को that you have other important matters also to focus on. Why are you focusing on these matters, right? There were not enough plausible evidence to ascertain whether or not any action should be taken. Students, plausible, reasonable evidences के बारे में यहाँ पे कुछ बात ही नहीं की गई है. This was not the reason on which that particular petition was dismissed. What was it?
बोथ ए एंड बी, दोनों के आधार पे यहाँ पे पेटिशन को डिसमिस करना वाज कंसिडर्ड एब्सोल्युटली करेक्ट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. An anchor in a news channel named BDTV was infamous for giving dissenting opinion against the incumbent government, often going far and beyond with insults. A few weeks back, in his daily show, he commented, "This government is nothing short of disaster. The current economic turmoil and depreciating currency are all the results of bad policy implementation." So देखो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, बेसिकली यहाँ पे गवर्नमेंट के अगेंस्ट स्टेटमेंट दिया जा रहा है. एक एंकर थे बीडी टीवी में, बहुत फेमस थे अपना डिसेंटिंग ओपिनियन देने के लिए. फ्यू वीक्स बिफोर उन्होंने एक डेली शो में क्या क्या कमेंट किया कि ये जो गवर्नमेंट है भाई ये बड़ी घातक है. द करंट इकोनॉमिक टर्मोइल जो हो रहा है वो भी इनके बैड पॉलिसीज की वजह से हो रहा है. दिस लेड टू रूलिंग पार्टीज फाइनेंस सेक्रेटरी bringing forth a suit against the anchor, seeking an action from the Delhi High Court against him. डिसाइड करो मामले को, अब हमें डिसाइड करना है स्टूडेंट्स. कोर्ट विल एक्ट अपॉन द पिटीशन सिंस द एंकर इंसल्टेड द गवर्नमेंट. रिमेंबर स्टूडेंट्स, डेफमेशन के मामले में हमने बोला था कि कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी हो गई या कोई ऐसी पॉलिसी जो जिसके अगेंस्ट आप कमेंट कर रहे हो विद द व्यू ऑफ द पॉलिसी गेटिंग चेंज्ड, तो वो डेफमेशन में नहीं आता है. तो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना कि इन्होंने अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज अच्छी नहीं बनाई है, हम लोग भी करते हैं. दैट डजंट अमाउंट टू इंसल्टिंग और डिफेमिंग योर गवर्नमेंट. दैट इज अ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. Court will not entertain the plea as every anchor news channel has right to libel and slander. Libel and slander, अरे ऐसा कैसा defamation का कोई right नहीं बनता है गवर्नमेंट के अगेंस्ट. ठीक है, court will accept the petition. Court will not accept it because there was no such defamation. Court will not accept the petition as far as fair criticism and review is allowed in the constitution, and even IPC gives you right to give the fair comments. Okay, moving on to next question. Why does the application of the petitioner classified as public interest litigation, जो इसमें अनुभव सिंह बस्सी के अगेंस्ट आपने PIL फाइल किया, इसको एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की कैटेगरी में क्यों डाला गया? Comedian's action allegedly shows disrespect towards lawyers and judicial community. तो यहाँ पे ये एलिगेशन लगाया जा रहा था कि कमेडियन ने जो भी स्टेटमेंट दिया है ये पूरी लॉयर एंड सारे ही जुडिशियल कम्युनिटी के अगेंस्ट है, सबके अगेंस्ट है. तो सबको अलग से केस फाइल करने की जरूरत नहीं है, PIL फाइल हो सकता है. पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल और ग्रुप ऑफ कम्युनिटी, या ग्रुप नहीं होता है कम्युनिटी, और कम्युनिटी होती है which comprises of many people or comprises of a particular faith that they believe in. So for that reason this is correct. Let's read other options also. It says act of comedian were made in public. अच्छा public में हो गया इसलिए public interest litigation, ये नहीं होता ना बेटा. The outreach of the comedian affects the public at large, hence the public interest litigation. अच्छा, जो comedian ने statement दिया क्योंकि वो public को affect करती है इसलिए public interest litigation. No, वो इसलिए क्योंकि वो पर्टिकुलर स्टेटमेंट एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों को डिस्टर्ब कर रहा था. ठीक है, सो फॉर दैट मैटर ए इज द राइट आंसर. ओके, चलो स्टूडेंट्स, मूविंग ऑन टू द लास्ट पैसेज फॉर द डे, जो कि काफी रीसेंट है और आपने काफी अच्छे से इसके बारे में देखा भी है, सुना भी है न्यूज. ओके, इट सेज कांग्रेस लीडर राहुल गांधी who was convicted and sentenced of 2 years in prison in March this year has now challenged the decision of the Surat court in the Supreme Court. We all know students, सूरत जो लोअर कोर्ट था वहां पे राहुल गांधी जी को क्या किया था स्टूडेंट्स, कन्विक्ट किया गया था फॉर 2 years of imprisonment, राइट. डेफमेशन के केस में उनको सजा सुनाई गई थी, उन्होंने इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था. सुनो, अर्लियर द गुजरात हाई कोर्ट हैड डिसमिस्ड राहुल गांधी's plea seeking a stay on conviction. पहले वो हाई कोर्ट गए थे, हाई कोर्ट में उन्होंने प्ली लगाया कि जो मेरे अगेंस्ट ये केस मेरे अगेंस्ट जो भी एलिगेशंस लगाए गए आप प्लीज इसको डिसमिस कर दो. A criminal defamation case was filed against Gandhi by BJP Gujarat MLA Purnesh Modi following his remarks made during 2019 election rally in Karnataka regarding the surname Modi. तो हम सबको पता है राहुल गांधी ने जो स्टेटमेंट दिया था मोदी सरनेम के अगेंस्ट, उसके रिगार्डिंग उनके अगेंस्ट एक डेफमेशन क्रिमिनल केस फाइल किया गया था. कहाँ पे फाइल किया गया था बेटा? ये फाइल किया गया था गुजरात में. ठीक है, क्लियर है? आगे सुनो. Surat court found Rahul Gandhi guilty and handed him a 2-year sentence along with the fine. Both the Surat district court and Gujarat High Court have refused to grant any reprieve, any relief or altering the situation, and quashed the conviction while also criticizing Rahul Gandhi. Rahul Gandhi's legal team waited for the conclusion of the Supreme Court's summer vacation period to challenge the conviction.
वेट कर रहे थे समर वेकेशन पीरियड जो है वो कब कंक्लूड हो जाए, खत्म हो जाए, ताकि हम लोग सुप्रीम कोर्ट में ये प्ली डाल सके कि ये जो मैटर जो डिसीजन आया है वो पर्टिकुलर लोअर कोर्ट के द्वारा, जिसको कि हाई कोर्ट ने भी कंफर्म किया है, इसको आप कैंसिल कर दें. In his plea, Rahul Gandhi said that the Gujarat High Court mischaracterized his statement and that the intention to defame was not proven with any evidence in his case. In this case, तो राहुल गांधी का ये कहना था कि जो स्टेटमेंट मैंने दिया है वो एक गलत इंटेंशन से सामने रखा गया, उसको मिस इंटरप्रेट किया गया है. Additionally, the plea highlighted how rare it was to impose a maximum sentence of 2 years in a criminal defamation case. प्ली में ये भी हाईलाइट किया गया था कि ये कितना कम बार देखने को मिला है कि ऐसे केस में हमने 2 साल की सजा दी है. Adding that Gandhi was a first time offender, a factor that was not considered by the previous court. उन्होंने बोला कि पहली बार मैं एक ऑफेंडर की कैटेगरी में मुझे डाला गया है, इस चीज को कंसिडर नहीं किया जा रहा है. The plea also states that the monsoon session of the 16th Lok Sabha is starting on July 20. And if Gandhi doesn't get temporary relief, he won't be able to participate in the session to present his party and constituency. उन्होंने बोला मॉनसून सेशन जो है 16th लोकसभा का वो स्टार्ट होने वाला जुलाई 20 को, अगर मुझे रिलीफ नहीं दी जाती है, क्योंकि बेटा जब वो रिलीफ नहीं दी गई थी, जब उनको उनके अगेंस्ट 2 years का इम्प्रिजनमेंट डिक्लेयर कर दिया गया था, मेरे को जजमेंट आ गया था, सो फॉर दैट रीजन ही गॉट सस्पेंडेड. रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट क्लियरली बोलता है कि अगर कोई भी लॉ के अंतर्गत आप 2 या 2 से अधिक साल के लिए दोषी पाए गए हैं तो आप ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाते हैं उस पर्टिकुलर मेंबरशिप से. दैट इज टू से आप यू आर नो मोर अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन दैट केस. नाउ he wanted to represent his party in the Lok Sabha session, monsoon session में, but he could not participate. Why? Reason being कि उनको suspend कर दिया गया था and he wanted to represent them. Granting a stay on his disqualification won't harm the complainant, Gandhi stated. उन्होंने बोला कि अगर ये मेरे डिस्क्वालिफिकेशन पे अगर आप स्टे लगा देते तो इससे कंप्लेनेंट को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा. Meanwhile, Purnesh Modi has filed a caveat in the Supreme Court. Caveat कहाँ फाइल किया जाता है? CPC के सेक्शन 148A में फाइल किया जाता है. जो caveat फाइल करता है उसको ये राइट देता है कि उसके अगेंस्ट अगर कोई भी ऑर्डर पारित किया जा रहा है तो उसको इन्फॉर्म किया जाए. Insisting that his argument should also be heard as a matter of principle when Rahul Gandhi or any concerned party challenges the decision of the Gujarat High Court. The caveat stressed that the court should not make any decision without granting Purnesh Modi an opportunity to present his case. A Metropolitan Magistrates Court in Surat on March 23 sentenced Rahul Gandhi to 2 years in jail after convicting him under IPC section 499 and 500 in 2019 case filed by BJP Gujarat MLA Purnesh Modi. तो मैजिस्ट्रेट ने इतना सजा दे दी. The MLA had filed a criminal defamation case against Gandhi over his "How come all thieves have Modi as common surname?" ये statement दिया गया था. Remark made during an election rally at Kolar in Karnataka on April 13, 2019. Gandhi challenged the order in session court in Surat along with the application seeking a stay on the conviction. Court of Session में भी इसको challenge किया गया था, वहां से भी कोई relief नहीं मिली थी. While granting him bail, the court on April 20 refused to stay conviction, after which he approached the High Court. तो basically क्या वो bail दे दिया गया था. तो bail इसलिए दिया गया था so that he can move on to the further higher courts for the stay. Okay, chalo students. So without wasting any time, let's solve the questions that we have. So the first question says, which of the following principle of natural justice have been used by the petitioner in the passage? Petitioner ने कौन सा यूज किया बेटा जिसने petition फाइल की थी? Nemo judice in sua causa, that is no one should be the judge in his own case, कि कोई भी अपने केस में जज नहीं होना चाहिए. Caveat emptor, that is buyer be aware. Caveat फाइल किया गया, absolutely caveat फाइल किया गया. Audi ultram partem, here both the sides, दोनों पार्टीज को सुना तो गया ही था. No judgment should be present without a speaking order, that is reasonable judgment. मैं कहूँ तो reasoned decision दिया जाना चाहिए, बिल्कुल दिया जाना चाहिए. लेकिन यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस पूछा गया है बेटा. केविएट एम्प्टर नेचुरल जस्टिस में नहीं आता है. ऑडी अल्ट्रम पार्टम, दैट इज दोनों पार्टी को अच्छे से सुनो, बिना सुने. That is to say, see, what was Rahul Gandhi? Rahul Gandhi was a petitioner in this case, right? Rahul Gandhi यही बोल रहे थे कि exactly हमको सुन लिया जाए. He was the first offender
लेकिन उनका ये कहना था कि यहाँ पे हमको सुना नहीं जा रहा है, हमारी बात को इंपॉर्टेंस नहीं दिया जा रहा है. अंडरस्टूड. सो मेजर थिंग दैट द पेटिशनर वाज कंसर्न्ड अबाउट, दैट इज ऑडियो अल्ट्रम पार्टम. ठीक है, क्लियर है. नेक्स्ट पॉइंट इज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्रोसीडिंग फॉलोड इन लाइट ऑफ अबव पैसेजेस. क्या करेक्ट ऑर्डर है प्रोसीडिंग का? पहले कन्विक्शन हुआ इलाहाबाद सेशन कोर्ट में. इलाहाबाद सेशन कोर्ट कहां से आ गया बेटा यहाँ पे? इलाहाबाद तो यहाँ पे है ही नहीं, गुजरात में कहाँ रह गया? कन्विक्शन इन द सेशन कोर्ट. क्या सेशन कोर्ट ने कन्विक्ट किया था? नहीं. बेल ग्रांटेड फ्रॉम द सेशन कोर्ट. सेशन कोर्ट ने बेल ग्रांट किया. रिफ्यूजल टू स्टे द कन्विक्शन फ्रॉम द सेशन कोर्ट. सेशन कोर्ट ने उनके कन्विक्शन पर स्टे नहीं किया, इसलिए उन्होंने प्ली लगाई हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट ने भी प्ली एंटरटेन नहीं की, इसलिए उन्होंने प्ली लगाई सुप्रीम कोर्ट. कन्विक्शन इन सेशन कोर्ट. क्या कन्विक्शन सेशन कोर्ट ने किया था? नहीं. कन्विक्शन किसने किया था? कन्विक्शन तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट्स ने किया था. अंडरस्टूड. सो द राइट आंसर इज सी. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. What is or are the points given by the respondent caviator in the Supreme Court? Respondent, that is जो पुरनेश मोदी जी थे, उन्होंने यहाँ पे क्या स्टेटमेंट दिया था, क्या पॉइंट दिया था? गुजरात हाई कोर्ट मिस कैरेक्टराइज हिज स्टेटमेंट एंड नो इंटेंशन वाज शोन. ये तो पेटिशनर ने बोला था, ये तो राहुल गांधी ने बोला था. It was extraordinary in nature how the session court set punishment for 2 years, considering how he was the first time offender normally under such sentence. ये भी पेटिशनर के द्वारा बोला गया था स्टूडेंट्स. बोथ ए एंड बी तो पेटिशनर के द्वारा था. Filing a caveat, Modi said that the court shall not make any decision without hearing him. बिना उसको सुने प्लीज ऐसा कोई भी स्टेटमेंट ना दिया जाए. सो दैट वाज व्हाट, दैट इज केविट, दैट इज टू हियर द अदर साइड. अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन था ना स्टूडेंट्स, ये वाला बेसिकली पेटिशनर ने नहीं, रिस्पोंडेंट ने, जो हम बोले ना ऑडी अल्ट्रम पार्टम केविएट एम्प्टर भी एक ऑडी अल्ट्रम पार्टम में इस पॉइंट से आता है कि वो ये रिक्वेस्ट करता है कि मुझे बिना सुने आप क्या नहीं करना, मुझे बिना सुने आप कोई डिसीजन मत देना. तो रेस्पोंडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ऑडियो अल्ट्रम पार्टम क्वेश्चन नंबर 1 में सही है, बट यहाँ पे पेटिशनर नहीं होना चाहिए, यहाँ पे रेस्पोंडेंट होना चाहिए, क्योंकि ये रिलीफ किसके द्वारा यूज की गई है? रेस्पोंडेंट के द्वारा यूज की गई है. ओके, चलो स्टूडेंट्स, मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन. इट सेज दैट व्हाट कैन बी इन्फर्ड बाय द टर्म केविएट. तो आप क्या समझते हो? केविएट का मतलब आप क्या समझते हैं? With reference to the above passage, a formal warning made by the party to not further institute proceeding against the original decision. A notice seeking exemption. क्या आप exemption मांगते हो कोर्ट से कि प्लीज मुझे रिलीफ दे दो, मैं कोर्ट में आके कोई भी कभी भी अपीयर नहीं करूंगा? क्या एग्जेम्पशन के लिए होती है? नहीं, एग्जेम्पशन के लिए नहीं होती है. नोटिस ग्रांटिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी टू हियर दी केविएट साइड. केविएटर की साइड को भी सुना जाए. देखो एक बार पैसेज पे चले, पैसेज पे देख लेते हैं जो उन्होंने केविएट फाइल की थी. केविएट कहां फाइल की गई थी? यस, ये रहा आपका केविएट वाला पॉइंट. पुरनेश मोदी has filed a caveat in Supreme Court insisting that his argument should also be heard. उनको भी सुना जाना चाहिए. The caveat, that is the caveat, stress that the court should not make any decision without granting Purnesh Modi an opportunity to hear his side also. So what is the right answer students? ये फॉर्मल वार्निंग नहीं है, ये एक नोटिस. ये बोल रहे हैं कि हमको भी नोटिस दीजिएगा और हमें भी सुनिएगा. So right answer in that case would be question number 4 का right answer students क्या रहेगा? A रहेगा. सो आई होप कि जो कुछ हमने डिस्कस किया है आज के पैसेज में आपको अच्छे समझ आया होगा. क्या सारी चीजें हमने यहाँ इंक्लूड की है और कौन कौन से पैसेजेस आपके सामने किस तरीके से आ सकते हैं, ये थोड़ा सा आपको अच्छे से समझना है. स्टूडेंट्स, इस पैसेज में जितनी भी लीगल न्यूज हमने डिस्कस की है, ये आपके जुलाई मंथ में काफी अच्छे से चर्चा में रही है. चाहे मैं राहुल गांधी का केस बोल दूं, चाहे पॉक्सो का मामला बोल दूं, चाहे PIL का मामला बोल दूं, तो इस मामले में आपको कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन अलॉन्ग विद IPC के प्रोविजन बहुत अच्छे से ध्यान रखने हैं. तो हमने जो 4-5-6 जो पैसेजेस सॉल्व किया उसको अच्छे से देखना, go through them. Also make sure to read the news with respect to these passages that we have already covered in the class. So that was all from my side in today's session. I hope you all have enjoyed this session. Now we will meet in another new session. Till then, thank you so much.